नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़िए। आज हम इस लेक्चर में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और करंट अफेयर जो आज हमें पढ़ने हैं वो 29 जून 2024 के पढ़ने। तो 29 जून 2024 में हमें जो सबसे पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है संत कबीर दास को लेके। संत कबीर दास को तो सब जानते ही हैं। संत कबीर जो है ये हिस्ट्री में भी आते हैं, उसके अलावा हिस्ट्री में आप आर्ट एंड कल्चर, जब मेनली हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन पढ़ते हैं उसमें जब आप सूफीज़म, भक्तिज़म ये सब टॉपिक्स पढ़ते हो तो उस टॉपिक में आपको कबीर, गुरु नानक ये सब लोग देखने मिलेंगे। सो भक्तिज़म हो या सूफीज़म हो, यहाँ पे आपको ये कबीर के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो देखने मिलते हैं। तो कबीर जो है इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि कबीर जो है इन्हीं से रिलेटेड गुरु नानक थे जिनके ऊपर पिछले बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो इस बार कबीर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब हुआ क्या है, देखिए कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अब मोदी जी ने खुद ट्रिब्यूट दिया है, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही पे ट्रिब्यूट टू हिज रेस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट टू संत कबीर दास, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है संत कबीर दास को। संत कबीर दास जो है इनका इस बार 647th बर्थडे था, बर्थ एनिवर्सरी थी, 647th बर्थ एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट पे किया है खुद प्राइम मिनिस्टर ने, इसीलिए ये न्यूज़ में रहे हैं। अब ये जो दिन होता है इसको कबीर जयंती कहा जाता है, जिस दिन हम ये उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इसको कबीर जयंती कहते हैं। तो कबीर जयंती ऑल्सो नोन एज कबीर प्रकट दिवस, ठीक है, ये याद रखना। कबीर जयंती को कबीर प्रकट दिवस भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो कबीर है उनसे रिलेटेड उनके जन्मदिन को यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और कबीर कौन है, तो कबीर एक फेमस पोएट है, कबीर एक मिस्टिक सेंट है, यानी सूफी सेंट बोलिए, भक्तिज़म से रिलेटेड बोलिए, ऐसे एक मिस्टिक सेंट कबीर रहे, एक संत रहे हैं। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फुल मून डे पे। अब जैसे बुद्ध पूर्णिमा फुल मून डे पे सेलिब्रेट होती है, वैसे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग फुल मून डे पे कबीर जयंती जो होती है इसको सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे। उसके अलावा याद रखना ज्येष्ठ मंथ होता है, मंथ का नाम है ज्येष्ठ मंथ, और इस दिन होता है ये सेलिब्रेट। और अब इंग्लिश कैलेंडर में आते हैं तो मई और जून के में ये सेलिब्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर जो हम फॉलो करते हो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, और हिंदू कैलेंडर जो होता है उसमें ज्येष्ठ का महीना और फुल मून डे के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है जो कबीर जयंती है वो। तो इस बार हम कबीर जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कबीर जयंती इस बार 647th सेलिब्रेट की जा रही है। कबीर दास के बारे में पढ़ना होगा। कबीर बहुत फेमस सेंट थे, इनके बहुत सारे लोग विचारों को फॉलो भी करते हैं, और हमने भी इनके विचारों को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। यहां से क्वेश्चन सिर्फ आर्ट एंड कल्चर में नहीं तो यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। और मेंस में कहां पे आएगा, तो एथिक्स नाम का जो पेपर है जो कि जनरल स्टडीज 4 है, यहां पे भी आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, कबीर दास के विचारों पे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले उनके विचार देखना शुरू करते हैं। तो जो कबीर है इनका जन्म 1398 में हुआ था, इनकी डेथ 1518 में हुई, और ये एक पोएट करके जाने जाते, इंडियन मिस्टिक पोएट होने के अलावा ये एक सेंट भी है, इंडियन सेंट और एक इंडियन मिस्टिक पोएट है। संत कबीर कहिए या फिर इनको आप कवि कहिए, ये कवि भी है, बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखते हैं, जो लिखते हैं कबीर उसको दोहे कहा जाता है। उसके अलावा हम अगर आते हैं तो इनके वर्सेस कहाँ देखने मिलते हैं, अगर आपको इनके दोहे या इनके वर्सेस पढ़ने हैं तो ये सिखिज़म में है। आप सोचोगे सिखिज़म में कैसे आए, तो गुरु नानक जो कि सिख धर्म के फॉलोअर थे वो खुद सिख धर्म के फाउंडर थे, वो खुद फॉलोअर थे संत कबीर के। तो संत कबीर के फॉलोअर खुद जो थे वो फाउंडर है एक रिलीजन के, और वो रिलीजन है सिखिज़म, यानी गुरु नानक इसके फाउंडर। तो गुरु नानक जो है उन्होंने जो ये रिलीजन है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो इनकी एक पवित्र किताब मानी जाती है सिखिज़म की, और ये जो बुक है ये उनका जो ग्रंथ है इसमें भी कबीर के दोहे लिखे हुए हैं, तो ये सिखिज़म में भी आ जाते हैं। एक सदगुरु ग्रंथ साहिब है संत गरीबदास की, उसमें भी कबीर के दोहे या कबीर की कविताएं आपको देखने मिलती है। कबीर सागर है जो कि धर्मदास ने लिखा है, इसमें भी आपको कबीर के दोहे देखने मिलेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, कबीर का जन्म वाराणसी नाम के शहर में हुआ, और वाराणसी कहाँ है ये सबको पता है, उत्तर प्रदेश में आता है वाराणसी। वाराणसी हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है, ये तो आपको पता ही है। और कबीर क्या करते थे, कबीर का मेन काम था क्वेश्चन करना। कबीर जो है ये सवाल पूछा करते थे, कबीर क्वेश्चन करते थे, जो भी चीज़ मीनिंगलेस लगती
चलती है फालतू की, जैसा कोई कुछ तो भी कर रहा है और वो फालतू का है धर्म का नाम देके। तो ऐसे चीज़ों पे कबीर सवाल करते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो होती है उसको वो फॉलो नहीं करने के लिए कहते थे कि भाई जो गलत प्रैक्टिसेस है, लोगों को लूटा जा रहा है धर्म के नाम पे, करप्शन फैलाया जा रहा है, ये सब बंद करना चाहिए। ये कबीर की आइडिया है और कबीर यही कहते थे कि ऐसी जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है जो हिंदुइज्म में मेनली और इस्लाम में चलती है, ऐसे प्रैक्टिसेस को बंद करना चाहिए। हिंदुइज्म में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिसके चलते लोगों को लूटा जा रहा है, इस्लाम में ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही है, तो ये प्रैक्टिसेस को बंद करने के ही सपोर्ट में कबीर थे। कबीर ने अपने पूरे ज़िंदगी में जो भी किया उसके चलते उनको हिंदू और मुस्लिम लोग बहुत धमकियाँ देते थे, उनको मारने की धमकियाँ आती थी, जान से मारने की धमकियाँ आती थी, क्योंकि वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये भी समझ जाइए, सोसाइटी में चेंज चाहते थे कबीर, और जो सोसाइटी में चेंज चाहता है उसको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है जो कबीर ने भी फेस की थी। तो ये कबीर ने फेस की एक्सक्यूज मी। कबीर जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ट्रूथ होता है यानी सत्य, एक चीज़ याद रखिएगा, कबीर का सबसे मेन चीज़ थी सत्य को पकड़ के रखना। आप एक सत्य बोल के, आप एक ट्रूथ के साथ आपको एक राइटस पाथ पे चलना है, यानी जो सही मार्ग है उस पे आपको चलते रहना है, और आपको कंसिडर एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग एज डिवाइन। आपको ये याद रखना है, कोई भी व्यक्ति जो जिंदा है या जिंदा नहीं है, जैसे कि एक चेयर, एक टेबल, एक पेन, एक बोर्ड, या फिर मेरे सामने जो लोग बैठे वो सभी, या जिनसे मैं मिलता हूँ वो सभी लोग ही नहीं तो जो भी जीव है, जो भी एनिमल्स है, जो भी पेड़ है, सभी लोगों के अंदर भगवान बसता है। ये कबीर का कहना था। कबीर का कहना था कि भगवान को बाहर मत ढूंढो, भगवान को मंदिर में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कबे में जाइए, आप कैलाश में जाइए, आप कहीं भी जाइए, भगवान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कबीर की मान्यता थी कि भगवान आपको ढूंढना है तो खुद के अंदर ढूंढिए, दूसरों के अंदर ढूंढिए, किसी चीज़ के अंदर ढूंढिए, तब भगवान मिलेगा। यानी आपका मार्ग ये है कि हर चीज़ की इज्जत कीजिए, हर चीज़ की रेस्पेक्ट करोगे तो भगवान की रेस्पेक्ट होगी। ये कबीर का कहना था। ऐसे डिवाइन हर जगह आपको देखने मिल सकता है। एंड हु इज़ पैसिवली डिटैच फ्रॉम अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, यही है कि वो पूरे दुनिया से डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है, ऐसा आपको बनना है। टू नो द ट्रूथ, अगर आप सत्य जानना चाहते हो तो कबीर ने बहुत अच्छी बात बोली थी। कबीर कहते हैं सत्य जानना चाहते हो तो ड्रॉप द आई। हर चीज़ में जो मैं करते हो, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट, आई, ये चीज़ को ड्रॉप करो। आई को ड्रॉप करोगे तो आई के साथ आपका ईगो गिरेगा, आप सिर्फ खुद पे फोकस हो। ये कबीर के विचार थे। कबीर कहते थे मैं वाली चीज़ हटा दो। ये विचार बहुत अच्छा था। कबीर की लिगेसी आज भी चलती है। कबीर की जो लिगेसी है वो लोग जो संभाल रहे हैं उस ग्रुप को कबीर पंथ कहते हैं। और जो कबीर पंथ होते हैं यानी कबीर का पाथ, जो कबीर ने हमें बताया उस पाथ पे चलने वाले लोग होते हैं कबीर पंथी। और ये जो भी हम कहेंगे, ये जितने भी सेंट लोग हैं उसके, ये जो भी कबीर पंथ बना है इसके फाउंडर जो है वो खुद कबीर है, और इट्स मेंबर्स आर नोन एज कबीर पंथी। तो कबीर को फॉलो करने वाले लोग कबीरपंथी होते हैं। अब मेंस के लिए कुछ चीज़ें ये हो गई। प्री के लिए, प्री में आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर अमंग द टीचिंग्स ऑफ कबीर, या फिर कुछ भी आ सकता है, प्रिंसिपल्स आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आते हैं फिलॉसफी एंड टीचिंग्स ऑफ कबीर। कबीर क्या सिखाते हैं हमको, ये आपको आंसर राइटिंग के लिए भी आ सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चन कोई आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, कौन से ऑप्शन करेक्ट है। फिलॉसफीज और टीचिंग पढ़िएगा और ये लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छे ज़िंदगी जियोगे। सबसे पहले कबीर सिखाते हैं यूनिटी ऑफ गॉड। कबीर कहते हैं कि एक ही गॉड होता है, ओनली वन गॉड। गॉड जो होता है वो एक ही रहेगा। अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिया है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई जीसस क्राइस्ट कहता है, तो कोई अलग नाम से बुलाता है, बट हर एक को ये समझना होगा कि भगवान एक ही है। वो कहते थे कि रिजिड प्रैक्टिसेस को छोड़ दो, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब प्रथाएं फालतू की है, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। हिंदुइज्म और इस्लाम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये छोड़ दो। अगला कबीर का विचार था कि गॉड इज़ वन, गॉड एक ही है और वो हर जगह मौजूद है। आप कहाँ ढूंढने जा रहे भगवान को? कैलाश में जा रहे हो, या फिर आप काशी जा रहे हो, या फिर आप किसी और जगह जा रहे हो, आप हज की यात्रा कर रहे हो, या किसी मस्जिद में जा रहे हो, या फिर आप किसी दरगाह में जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, भगवान कहीं नहीं मिलेगा।
मिलेगा। भगवान हर जगह है, वो हर जगह मिलेगा। उसको ढूंढने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह नहीं जाना है। ये कबीर का विचार है। कबीर की फेमस लाइंस देखो, इफ बाय वर्शिपिंग स्टोन्स नो वन कैन फाइंड गॉड, आई विल वर्शिप अ माउंटेन बट नो वन वर्शिप द ग्राइंडिंग स्टोन एट होम दो इट फीड्स द वर्ल्ड। वो कहते हैं, एक इसको अगर उनके लैंग्वेज में कहा गया तो एक स्टार्टिंग बताता है, मनु कितना बावरा पत्थरा पूजन जाए, यानी मनुष्य इतना पागल है कि वो पत्थर को पूजता है। मैं तो पहाड़ को पूजूंगा, बट एक मेन बात ये है, मैं पत्थर की पूजा करूंगा, मैं ये इसकी पूजा करूंगा। बट उनको ये समझना चाहिए कि आप लोग वो जो चक्की पीसने वाला पत्थर है ना, उसको पूजिए, उससे अच्छा सादे पत्थर को पूजने से अच्छा, क्योंकि वो चक्की एटलीस्ट वो पत्थर पीस के आपको खाना खिला के आपका पेट तो भरती है। ये कबीर के विचार थे। कबीर के विचार बहुत बढ़िया थे। पहला विचार आपने पढ़ा और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, यूनिटी ऑफ गॉड की कबीर ने बात की है। दूसरी जो बात करते कबीर वो है इनर डिवोशन, अंदर से अपने अंदर भक्ति रखो। भक्ति रखना है तो बाहर दिखावा मत करो कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, जो भी भक्ति है वो अंदर से होनी चाहिए। कबीर एम्फेसाइज दैट ट्रू वर्शिप कम्स फ्रॉम हार्ट, जो दिल से निकलती है वही अच्छी भक्ति होती है। बाकी दिखावा तो बहुत लोग करते हैं। वो हमेशा यही कहते थे कि आपको गॉड के साथ कनेक्शन बना के रखना है, बाहर के रिचुअल से नहीं बनते। कोई आपको बोल रहा है यज्ञ करो, कोई बोल रहा है ये पूजा करो, ये व्रत रखो, ये करो, उससे नहीं बनते हैं। ऐसे कबीर की मान्यता थी। कबीर कहते हैं आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, आपका हार्ट प्योर रहेगा तो आप भी बहुत प्योर रहोगे। ये चीज़ें कबीर कहते थे। अगला कबीर का जो विचार है वो है क्रिटिसिज्म, क्रिटिक टू रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस, ये वाला विचार। अब यहाँ पे देखो, क्रिटिक टू रिचुअल्स यानी मैंने बताया कि जो फालतू की प्रथाएं दी है रिलीजन में, उसको वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये सब अंधविश्वास बंद होना चाहिए, रिचुअल्स बंद होने चाहिए। वो लोगों को कहते थे ये जो भी प्रैक्टिसेस है वो छोड़ दो और आप अपने दिल से डिवोशन भक्ति करो हमेशा, इसमें कुछ नहीं रखा है ना। तो ट्रू डिवोशन वही है जो आपके अंदर से आए, डीपर पर्सनल और एक्सपीरियंस जो आप भगवान का दिला सकता है वो है अंदर से आने वाला भक्तिज्म, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। ये कबीर का विचार था। कबीर कहते हैं कुछ बनाना ही है तो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस बनाओ, एकता समानता ये रखो, कास्ट सिस्टम खत्म करो, कबीर ने ये कहा है। वो कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी खत्म करो। क्यों इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल में, ये खत्म होनी चाहिए। क्यों इनइक्वालिटी है अलग अलग कास्ट के लोगों में, ये खत्म होनी चाहिए। ये विचार कबीर के थे, बहुत अच्छे विचार थे कबीर के। कबीर कहते हैं सबको एक जैसा मानो, सबके अंदर भगवान है, वो किसी भी कास्ट का रहे, किसी भी रिलीजन का रहे, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, भगवान सबके अंदर बसता है। यही कबीर के विचार थे। कबीर के इन विचारों के अलावा और भी विचार की बात करें तो गुरु एंड स्पिरिचुअल गाइड भी कबीर थे। कबीर देखो, कबीर क्या कहते हैं आपको पता होगा, एक कबीर का एक वर्ड, एक उन्होंने कही है कुछ लाइन्स, अगर मेरे सामने गुरु और मेरे सामने भगवान खड़े हैं तो मैं पहले किसके पैर पड़ूंगा? तो कबीर कहते हैं मैं पहले गुरु के पैर पड़ूंगा, भगवान के नहीं, क्योंकि भगवान क्या होता है ये भी मुझे गुरु ने ही सिखाया। अगर गुरु नहीं होता तो मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं पाया होता, इसलिए पहली इज्जत गुरु की, उसके बाद भगवान की। तो कबीर के लिए पहली इज्जत थी गुरु की। तो कबीर प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द रोल ऑफ गुरु, जो उनके स्पिरिचुअल टीचर हैं, और वो यही कहते हैं कि पहले आता है गुरु। कबीर सॉ द गुरु एज वाइटल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिवाइन। गुरु ने ही तो सिखाया भगवान कौन है, नहीं तो मैं तो अनजान था इस नाम से, तो वो उसकी मैं पहले पैर छूऊंगा, ऐसा कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं सिंपल लिविंग, भाई सिंपल लाइफस्टाइल रखो अपनी, ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ी लाइफस्टाइल मत रखो। हम्बल, एक हम्बल पर्सन दिखो, एक सिंपल पर्सन दिखो। सबसे बेस्ट यही है कि आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जो मटेरियल डिज़ायर से दूर है। मुझे ये होना, मुझे वो होना, मुझे बड़ी गाड़ी होना, मुझे बड़ा बंगला होना। मांगने के लिए तो सब मांगेंगे, क्या होगा? एक गाड़ी मिलेगी, दूसरी गाड़ी की इच्छा करोगे। मारुति की गाड़ी खरीदोगे, कल जाके BMW की इच्छा होगी, BMW की खरीदोगे, BMW के ऊपर और कोई टेस्ला खरीदने की इच्छा होगी। इच्छाएं बढ़ती रहेगी, इच्छा नहीं रुकेगी। एक पहले झोपड़ी में रहोगे, विचार करोगे कि 2 रूम का एक घर मिल जाए, 2 रूम का घर मिलेगा, सोचोगे कि एक बंगला मिल जाए, बंगला मिलेगा 3 फ्लोर का बंगला मिल जाए, फिर सोचोगे कि एंटीलिया मिल जाए, है ना। विचार कभी, आपकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। डिज़ायर से दूर रहो, कबीर यही कहते हैं। कबीर कहते हैं जो इंसान सिंपल होता है ना सबसे अच्छा दिखता है, तो अपनी लाइफ सिंपल रखो। ये विचार कबीर के थे। कबीर जैसे विचार वाले लोग बहुत कम मिले और इंडिया बहुत लकी देश है कि हमको कबीर जैसे लोग देखने मिले। कबीर, गौतम बुद्ध, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ऐसे कई सारे महान लोग इंडिया में होके गए हैं। तो ये सब के कारण इंडिया एक महान देश है, इतने बड़े विचारों वाले लोग मिले हैं। तो ये जो कबीर वाला जो करंट अफेयर था इसका
जो सोर्स था ये था मनी कंट्रोल। उसके बाद अगला जो हम चलते हैं वो है जियो हेरिटेज साइट्स। अब आपको पता है इस बार यूपीएससी ने कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछ डाले, यानी कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। इसलिए हमारा दूसरा करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें आप डिस्कस करते हो जियो हेरिटेज साइट। और जियो हेरिटेज साइट अब यहाँ पे आपको जो ये सिलेबस मिलता है वो GS1 में मिलता है। ज्योग्राफी से आ सकता है, हिस्ट्री से आ सकता है, भाई ज़्यादातर चांसेस ज्योग्राफी से जियो हेरिटेज साइट है, जियोलॉजिकल है, ज्योग्राफी से आएगा। तो जियोलॉजिकल कंजर्वेशन, अब कंटेक्स्ट में आते हैं। जियोलॉजिकल कंजर्वेशन यानी जो भी जियोलॉजिकल चीज़ें उनको कंजर्व करना। क्या हो सकती है जियोलॉजिकल चीज़ें, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो सकते हैं, पीक हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती है, कोई भी चीज़ें, उन सब को हमें मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है। इसी को कहा जाता है जियोलॉजिकल कंजर्वेशन। आने वाले जनरेशन्स के लिए भी रहने दो। नदी आज है कल नहीं रहेगी। हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है कि सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी, आज कहाँ है सरस्वती, आप नहीं देख पा रहे हो। आज हमें गंगा देखने मिल रही है। ऐसा नहीं करना है कि आगे वाले जनरेशन्स को गंगा भी देखने ना मिले। आज आपको हिमालय देखने मिल रहा है, इतना ख़राब क्लाइमेट चेंज मत कर दो कि वो हिमालय से बर्फ़ ही गायब हो जाए। तो ऐसा कुछ हमें करना नहीं है, हमें इन सब चीज़ों को मेंटेन करना। और ये सब चीज़ें जियो कंजर्वेशन वाली चीज़ें ज़्यादातर इंडिया में देखने नहीं मिलती हैं। हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये सबको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की, हिस्टोरिकल साइट्स को कंजर्व करने की बात करते हैं, बट हमें बात करनी चाहिए जियो हेरिटेज साइट्स को भी कंजर्व करने के। बैकग्राउंड में आते हैं तो विथ लैंडस्केप दैट रेंज फ्रॉम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पिक्स। देखो कहाँ से चल रही है जियो हेरिटेज साइट, तो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पिक से, जो बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ से, तो लो लाइंग कोस्टल प्लेन तक, यानी जो नदी समुंदर किनारे लगे हुए से एकदम नीचे गए हुए कोस्टल प्लेन्स है, वहाँ तक के एरिया सब कुछ जियो हेरिटेज साइट्स में आते हैं। ये लैंडस्केप्स है और इनको बनने को बहुत टाइम लगता है। हिमालय एक रात में नहीं बना, कोई नदी एक रात में नहीं बनी, कोई समुंदर एक रात में नहीं बना, कोई कोस्टल एरिया एक रात में नहीं बना। इसको बनने को ओवर बिलियंस ऑफ ईयर लगे और ख़त्म उसको हम इतने जल्दी कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं होगी। तो हमें इसको मेंटेन करना होगा। इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रही है, जियोलॉजिकल पास्ट रहा है, इंडिया के रॉक्स भी काफ़ी अलग अलग है, इंडिया का टेरेन अलग अलग है, ठीक है। उसके अलावा ये सब जो है, ये सब को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम नॉन कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। कल्चरल हेरिटेज तो हमारे पास है, इंडिया अपने कल्चर के लिए या संस्कृति के लिए जाना जाता है, बट इंडिया ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों के लिए, ऐसे नदियों के लिए, ऐसे कोस्टल एरियाज़ के लिए भी जाना जाता है। तो इसको मेंटेन कीजिए। तो चलिए अभी करंट अफेयर का जो ये टॉपिक है ये क्या है ये देखते हैं। इसका नाम है जियो हेरिटेज साइट। जियो हेरिटेज साइट क्या होती है? जियो हेरिटेज साइट्स की पहली बात आपको बता दूं कि ये एक तरह से स्पेसिफिक कुछ प्लेसेस होती है जिसको जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस कैसे मिलता है? तो नेचुरली भी मिल सकता है, कल्चरल वैल्यू भी हो सकती है। एक पहाड़ से काफ़ी सारे लोगों के कल्चर भी जुड़े हो सकते हैं, तो नेचर की काफ़ी सारी चीज़ें भी पहाड़ से जुड़ी हो सकती है। जैसा हिमालय के कारण भी काफ़ी सारे हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती है जो कि नेचर के लिए ज़रूरी है, और बहुत लोगों के कल्चर भी जुड़े हुए हैं। जैसे आप बोलते हो पहाड़ी कल्चर, तो भाई मेंटेन करना होगा तभी तो ऐसे कल्चर मेंटेन होंगे। तो ये जो फीचर्स होते हैं वैल्यूएबल इंसाइट देते हैं, जैसे अर्थ की क्या हिस्ट्री थी, जैसे हमको पता चलता है कि 2 प्लेट्स थी वो आके टकराई, इस कारण हिमालय नाम का पोर्शन था, जो हिमालय जो पहाड़ है वो ऊपर आया। तो हमें अर्थ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अर्थ में क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए, तो इनसे हमें पता चलेगा। इंडिया में एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये लिख के रखना, अच्छे से याद रखना। GSI, आपको ASI पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट यहाँ GSI भी याद रखना। GSI क्या काम करता है? GSI एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आइडेंटिफाई करती है जियो हेरिटेज साइट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और उनको प्रिजर्व करना चाहिए। तो ऐसे नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स भी निकाले जाते हैं पूरे इंडिया में। कुछ केव्स भी हो सकती हैं जो पहाड़ के अंदर बनाई गई है, वो मॉन्यूमेंट की तरह उसको ट्रीट करते हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल। जैसे आते हैं तो मामलू करके केव है, मामलू केव जो है ये मेघालय में है। इसको पहली इंडियन जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को ने 2001 में। अब आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे क्वेश्चन आ गया, तो कल जाके आपको यूनेस्को जियो हेरिटेज साइट पे क्वेश्चन आ सकता है। एक ऑप्शन डाल सकते हैं कि मामलू केव जो है मेघालय की, ये पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। आंसर है करेक्ट। तो 2001 में इसे डिक्लेयर किया गया था। आज टोटल 94 नेशनल
जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट है इंडिया में। क्या सवाल आपसे ये है, क्या आप एक भी जानते हो इसके अलावा? अगर नहीं तो आपको 34 की 34 की लिस्ट बनानी चाहिए। आपका वर्क है सभी लोगों का कि 34 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स जो इंडिया की है उसको लिखिए, मैप पे मार्क कीजिए। जीएसआई जो है, जैसे आपको पता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है ये नेसेसरी स्टेप्स लेती है ऐसे साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। याद रखना, प्रोटेक्ट कौन करता है जियोलॉजिकल साइट्स को? जीएसआई। अच्छे से याद रखना, जीएसआई। अब जीएसआई हो गया, ये सब आपको पता चल गया। तो भाई ये साइट्स का कोई सिग्निफिकेंस भी है क्या? ये मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं, ये दो चीज़ें हमें यहाँ देखने होंगे। क्या होता है इसको मेंटेन करके, क्या होता है इसका, क्या हम कहेंगे कि वैल्यू है हमारे देश के लिए, हमारे अर्थ के लिए? तो सबसे पहले ये एक एजुकेशनल हब है। जब आप ऐसी कुछ चीज़ें मेंटेन करते हो, तो जब आप किसी को पढ़ाते हो कि ऐसा हुआ वैसा हो, तो आप उस साइट पे ले जाके दिखा सकते हो कि भाई ऐसा हुआ, वहाँ पे रिसर्च चल सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ की हिस्ट्री आप समझ सकते हो, आप प्रोसेस जान सकते हो कि हमारा प्लानट कैसे बना, आप ये पता कर सकते हो कि हमारा प्लानट अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है और कुछ पोर्शन ऊपर आता है, जैसे उसको हिमालय कहा जाता है। तो ये भी नॉलेज आपको पता चलता है। ऐसे साइट्स को अगर प्रिजर्व करते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट एज कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज, है ना। तो वैसे ही जैसे आप अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हो, जैसे आप अपने बायोडायवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो है अलग अलग स्पीसीज उनको कंजर्व कर रहे हो, वैसे ही कंजर्व कीजिए, प्रिजर्व कीजिए इन जियो हेरिटेज साइट्स को भी। तो ये साइट्स जो होती है वैल्यूएबल नॉलेज भी आप तक पहुँचाती है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अर्थ का पास्ट क्या था, है ना, कुछ साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे चल सकते हैं। इतना ही नहीं तो एजुकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और अर्थ साइंसेस के भी बारे में आप यहाँ से जान सकते हो, अलग अलग लोग कैसे रहे, अलग अलग एज के, वो भी आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पे आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी है, जैसे आपके देश का टूरिज़्म बढ़ता है, आप बोलते हैं हमारे देश का टूरिज़्म अच्छा रहा तो हम अच्छा कमा सकते हैं, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर बढ़ने से आपका जीडीपी बढ़ेगा। तो भाई मेंटेन करो टूरिज़्म को, उससे अच्छा। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने आपको बताया होगा, जीडीपी बढ़ेगा, आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी होगा। ये वह पहाड़ मेंटेन आप कंजर्व कर रहे हो तो यहाँ का एनवायरमेंट भी मेंटेन हो ही जाएगा, कंजर्व हो ही जाएगा अपने आप, और जनरेशन जो आने वाली है वो भी सीख पाएगी कि पहले कैसे सिचुएशन थी और क्या थी। ऐसा सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सब इसका सिग्निफिकेंस है जियो हेरिटेज साइट्स का। आगे आपको बता देता हूँ जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस के अलावा वे फॉरवर्ड, ये इसीलिए बता रहा हूँ आपको डिटेल में क्योंकि इसके ऊपर मेंस के लिए आंसर राइटिंग को क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको पता होना सिग्निफिकेंस, आपको पता होना चैलेंज, आपको पता होना चाहिए वे फॉरवर्ड, यानी आपका कंक्लूजन होगा। चलो आते हैं क्या चैलेंजेस है। फॉसिल बेयरिंग साइट्स जो होती है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है डेवलपमेंट के नाम पे। सरकार कहती है डेवलपमेंट करना है, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। वहाँ पहाड़ के पहाड़ तोड़ के बीच से रास्ते निकाले जाते हैं, पेड़ के पेड़ काट के वहाँ इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें हमें रोकना होगा। हम स्टोन को निकालने के लिए स्टोन माइनिंग करते हैं, कहीं पे कोयला निकल रहा है तो कोयले के लिए खदान बना के वहाँ से खोद लेते हैं उसको। तो हमें याद रखना है कि समझ के काम करना है। इंडिया सिग्नेटरी, इंडिया ने साइन किया है फर्स्ट इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन कंजर्वेशन ऑफ आवर जियोलॉजिकल हेरिटेज। तो हमने बोला था कि हम भी अपना जियोलॉजिकल हेरिटेज मेंटेन करेंगे, और इंडिया ने इसके ऊपर साइन भी किया है यूनेस्को में जाके। तो यूनेस्को जो है उन्होंने बनाया, इंडिया ने साइन भी किया। और आपको बताता हूँ कि बट इंडिया ने कोई भी सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं बनाया अब तक, सिर्फ साइन करके आया। और इंडिया ये कह रहा है कि हम जैसा लिखा है वैसा करेंगे, बट इंडिया ने अपने देश में ऐसा अभी कोई भी लॉ और ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है जैसे कि थाईलैंड और वियतनाम बना चुके हैं। थाईलैंड और वियतनाम साइन करके थाईलैंड और वियतनाम अपने देश में ऐसे लॉ, ऐसे पॉलिसीज़ भी बनाते हैं। इंडिया को भी यहाँ पे वर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है। जियो हेरिटेज साइट्स जो है कनाडा में, चाइना में, स्पेन में, यूएसए में या फिर यूनाइटेड किंगडम में, ये हैव बीन डेवलप्ड एज नेशनल पार्क्स। उन्होंने तो जियोलॉजिकल साइट्स को डायरेक्ट नेशनल पार्क ही बना दिया, तो नेशनल पार्क बना के उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब हम क्या बनाते हैं देखते हैं, तो हमको भी कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए। अब तक ऐसी कोई भी स्टेप इंडिया में नहीं ली गई है। ये चीज़ के ऊपर इंडिया को सोचना होगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भले ही काम कर रहा है, उसने बोल भी दिया कि 34 जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स इंडिया में हैं, बट उसके लिए कुछ रेगुलेशंस ही नहीं है। रेगुलेटरी पावर जीएसआई के पास नहीं है। जीएसआई सिर्फ बता सकता है कि कौन सी साइट्स
है जियो हेरिटेज साइट, बट वहाँ पे हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसको कंजर्व कैसे करेंगे। जीएसआई उसको कंजर्व नहीं कर सकता है, प्रिजर्व नहीं कर सकता है। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमोलिश कर दिया पार्ट ऑफ क्लिफ इन वर्कला इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला। वहाँ स्लाइड, उनको लग रहा था कि लैंडस्लाइड होने के चांसेस है, लैंडस्लाइड का खतरा है, तो पूरा वो तोड़ ही दिया। ऐसे हम अलग अलग जियो हेरिटेज साइट तोड़े जा रहे हैं, बट हमें वो लैंडस्लाइड के ऊपर सॉल्यूशन निकालने चाहिए, ना कि ये तोड़ने चाहिए। रास्ते नहीं बन रहे तो पत्थर काट, पूरा पहाड़ काट के रास्ता बनाएंगे, दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ऐसा कोई डेवलपमेंट, ये क्या सच में डेवलपमेंट है जहाँ हम इन सब चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं? तो ये नुकसान होगा, ये डेवलपमेंट नहीं होगा। वे फॉरवर्ड है, क्या करना होगा? ये इंडिया नीड टू क्रिएट इन्वेंट्री। इंडिया को क्या करना होगा? सबसे पहले इंडिया को एक इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा, सभी जियो साइट्स वहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इस इन्वेंट्री में उन सबको मेंटेन करना शुरू करना होगा। इंडिया ने फ्रेम करना चाहिए लेजिस्लेशन, लॉ बनाना होगा। जैसे इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया था, वैसे जियो हेरिटेज साइट के लिए भी एक एक्ट बनाया जा सकता है। इंडिया नेशनल जियो कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसके पास है, होना चाहिए इंडिया के पास नेशनल जियो कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो जियो हेरिटेज साइट्स को कंजर्व करेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे चलेगी, उसमें रिसर्चर्स रहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये डिसीजंस लिए जाएँ। इतने सब काम करना पड़ेगा। जब इतने सब काम होंगे ना, तब इंडिया अपने जियो हेरिटेज साइट्स को मेंटेन करेगा, और तब हम शान के साथ कह पाएंगे कि हिमालय नाम का पर्वत जो मेरे दादाजी के वक्त था वो मेरे वक्त भी है। मेरे 10 पूर्वजों ने देखा हुआ हिमालय आज मैं भी उसी कंडीशन में देख रहा हूँ जिस कंडीशन में उन्होंने देखा था। आज भी गंगा नदी वैसे ही है जैसे मेरे 10 जनरेशन्स ने देखी है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। ये करना है तो मेंटेन करना शुरू कीजिए, अदरवाइज सब कुछ ख़त्म और सब कुछ बन जाएगा आर्टिफिशियल। जो सोर्स था इसका वो था द हिंदू, सबसे फेमस सोर्स द हिंदू। यहाँ से तो आप न्यूज़ लेते ही हो, तो ये एक न्यूज़ आपको वहाँ से मिल गई। अगली न्यूज़ मिल रही है गल्फ ऑफ एडन को लेके। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन न्यूज़ में आया, बहुत बार आया और आते रह रहा है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन में क्या हुआ है ये जानने के पहले आपको बता दूँ कि इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है। अब देखते हैं हुआ क्या। हौथी रिबेल्स है। अब सवाल ये है कि हौथी रिबेल्स है क्या, है कौन? हौथी रिबेल्स जो है वो शिया एक ग्रुप है, शिया मुस्लिम्स का एक ग्रुप है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम गया है इजराइल के कारण, इजराइल ने काफ़ी सारे अटैक किए, और ये यमन के होते, यमन याद रखना, यमन का ग्रुप है, ये यमन का ग्रुप है, शिया मुस्लिम्स का एक ग्रुप है ये हौथी। तो ये हौथी रिबेल है क्योंकि इजराइल जो भी कर रहा है वो चीज़ें इनको मंजूर नहीं है, इजराइल के अटैक और ये सब के कारण अब ये भी बदला लेना चाह रहे हैं। उन्होंने टारगेट किया एक शिप को, गल्फ ऑफ एडन से एक शिप जा रही थी, वो शिप को टारगेट किया गया। शिप वॉज ऑफ द कोस्ट ऑफ एडन व्हेन अ मिसाइल इम्पैक्टेड द वाटर नियर इट। सीधा मिसाइल चलाई गई और शिप के पास आके वो मिसाइल गिरी है। सो न्यूज़ में आ गया गल्फ ऑफ एडन। तो चलिए गल्फ ऑफ एडन क्या है क्या नहीं वो देखते हैं। उसके पहले आपको ये बता दूं, हौथी रिबेल्स जो है उनका अभी भी बहुत खतरा है गल्फ ऑफ एडन रीजन पे। गल्फ ऑफ एडन से शिप आना जाना करते रहती है, तो द सेफ्टी ऑफ सी फारर्स जो है, फेरर्स यानी जो सी से जा रहे हैं, जो भी शिप जो भी वेसल्स जा रहे हैं उनको सेफ रखने के लिए हमें ये गल्फ ऑफ एडन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा। ऐसे भी आ सकते हैं कि रेड सी से गल्फ एडन से यहाँ इंडियन ओशन को मिलते हैं, आप इंडियन ओशन से गल्फ ऑफ एडन लेके इधर जा सकते हैं, आप अरेबियन सी से इधर जा सकते हैं। यहाँ सोमाली लैंड है, यहाँ पे सोमालिया आता है, ये यमन है, यमन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। ये एडन है, ये देख रहे हैं ये एडन है। हौथी ट्राइब यहाँ के ही है, देखिए यमन के मैंने आपको बताया यहाँ के हौथी है। ये एडन है जहाँ से अटैक किए जा रहे हैं, शिप जो भी जा रही है उस शिप पे यहाँ पे अटैक किए जाते हैं। सो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है शिप्स के लिए, मुश्किल हो जाता है जाना, सेफ्टी के इश्यूज बहुत चल रहे हैं, डर लग रहा है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं अर्थ पे, अगर इसको मार्क किया जाए तो अर्थ पे आपको यहाँ दिखता है। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको इंडिया देखने मिल रहा है, हियर यू कैन सी इंडिया, ये इंडिया है। इंडिया से इधर साइड आपको गल्फ ऑफ एडन दिखता है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ से आप इधर जाते हो, यहाँ से आप इधर होके रेड सी को जाके लगते हो। तो शिप्स तो आना जाना करेगी, और शिप जब आना जाना करेगी, अगर आपको यहाँ से शिप इधर भेजनी है तो फिर आपके शिप पे अटैक हो जाएंगे, और अटैक होने के बाद बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ जा रहा है। अब गल्फ ऑफ एडन आपको पता चल गया। गल्फ ऑफ एडन का बैकग्राउंड पता करने के बाद अब आगे आते हैं।
अब देखते हैं अबाउट गल्फ ऑफ एडन। अब गल्फ ऑफ एडन न्यूज़ में रहा तो उसके बारे में पढ़ना होगा क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। पहली चीज़ जानिएगा, गल्फ ऑफ एडन इंडियन ओशन में ही एक्सपांशन है। इंडियन ओशन का एक्सपांशन गल्फ ऑफ एडन है। अभी मैंने आपको दिखाया इंडियन ओशन से ही एक्सपांड होके आगे एक्सटेंशन है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपने देखा किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, एक बार फिर देख लो। ये इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन का एक्सपांशन गल्फ ऑफ एडन है। तो ये यहाँ पे एक्सपांड होते हुए आपको दिख रहा है। और ये कहाँ पे आता है, तो ये आता है बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दोनों के बीच में आता है। ये कनेक्ट करता है रेड सी से अरेबियन सी को, अभी मैंने आपको दिखाया। अल्टीमेटली इंडियन ओशन भी कनेक्ट हो जाता है, नीचे इंडियन ओशन कनेक्ट होगा, इधर साइड अरेबियन सी कनेक्ट होगा। गल्फ का नाम एडन रखा गया था क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है यमन कोस्ट पे। अभी मैंने आपको दिखाया एडन नाम का एक शहर है यमन में और उसी के नाम पे इस गल्फ का नाम एडन रखा गया है। ठीक है, जैसा यहाँ पे अगर देखा गया एडन, वैसे हमारे भी इंडिया में कुछ गल्फ के नाम जगह के नाम पे रखे गए और वो क्या है आप जानते हैं अच्छे से। इट स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स इन लेंथ। उसकी जो लेंथ आप देख रहे हो 900 किलोमीटर की लेंथ है, 500 किलोमीटर उसकी विड्थ है। तो 900 किलोमीटर बड़ा और 500 किलोमीटर विड्थ वाला ये गल्फ ऑफ एडन है। ये अगर ऐसा देखा गया तो ये 900 किलोमीटर जाते हुए आपको दिखता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना इसका, ये है 900 किलोमीटर ऐसा गल्फ ऑफ एडन। और इसकी विड्थ अगर देखी गई तो ये 500 किलोमीटर की विड्थ है, यानी ये एरिया से एरिया 500 किलोमीटर, काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा एक गल्फ आपको देखने मिल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अटैक चल रहे हैं और इस पे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है। अगली बात याद रखना, गल्फ ऑफ एडन जो होता है ये कवरिंग कितना, एक स्क्वायर किलोमीटर, वो जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया गल्फ ऑफ एडन का, ये पूरा एरिया जो है दिस एरिया, ये एरिया टोटल है 4,10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। गल्फ ऑफ एडन की बाउंड्री देखिए, सोमालिया अभी आपको दिखाया मैंने सोमालिया, उसके अलावा सोकोट्रा आइलैंड आपको देखने मिलता है, वो यमन का ही पार्ट है, यमन आपको देखने मिलता है, अरेबियन सी ईस्ट में देखने मिलता है और जिबौटी करके जो है ये वेस्ट में देखने मिलते हैं। ऐसे अलग अलग देशों से घिरा हुआ ये गल्फ ऑफ एडन है। ऐसे इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी याद रखना कि कौन से इसमें बाउंड्री शेयर कर रहा है गल्फ ऑफ एडन, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। नोटेबल सिटीज जो आपको गल्फ ऑफ एडन के पास देखने मिलती है वो खुद एक एडन नाम का शहर है, मुकल्ला नाम का शहर है, अनवार नाम का शहर है, बालहाप नाम का शहर है, बेरबारा करके शहर है, बोसासो करके शहर है और जिबोटी सिटी है। ऐसे अलग अलग शहर आपको देखने मिलते हैं गल्फ ऑफ एडन के पास। बड़े बड़े पोर्ट जो एडन के पास देखने मिलते हैं, पोर्ट यानी जहाँ से शिप्स आना जाना करती है, वो पोर्ट्स की बात करें तो खुद एडन नाम का एक पोर्ट है जो कि यमन में आता है, बेरबारा नाम का पोर्ट है, उसके अलावा बोसासो नाम का पोर्ट है। ये जो आपको बेरेबेरा और बोसासो देखने मिल रहा है दोनों सोमालिया में है और जो एडन देखने मिल रहा है ये यमन में है। नाम और देशों के नाम अच्छे से याद रखना, ठीक है, यहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी है। उसके अलावा सुएज कैनल शिपिंग रूट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुएज कैनल एक आर्टिफिशियल बनाया गया था ताकि डिस्टेंस कम हो जाए, जो कि एशिया से यूरोप तक का आपका सफ़र बहुत आसान कर देता था। सुएज कैनल को आप आगे पढ़ोगे, जैसे भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सब पढ़ते हो, कनेक्टिंग रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, तो यहाँ से आप रेड सी को कनेक्ट कर सकते हो पूरा जाके। ये देखो ये आइलैंड के नाम वहाँ लिखा था, सोकोट्रा आइलैंड यमन के, ठीक है। ये देखो जिबौटी, ये एडन, ऐसे अलग अलग शहर हैं। चलो तो ये आपको पता चल गया और ये जो है इसका एपी न्यूज़ करके है, इसका ये सोर्स था। चलो तो ये हो गया आपका एक और करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बाद आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, गंगा वाटर ट्रीटी। फिर से आते हैं बांग्लादेश के पास। जब से बांग्लादेश से हम मिले हैं, हम बांग्लादेश के साथ ट्रीटी पे ट्रीटी साइन कर पा रहे हैं। कल एक और नदी न्यूज़ में थी, वो थी तिस्टा रिवर। आज एक रिवर फिर से न्यूज़ में है और वो है गंगा वाटर ट्रीटी। गंगा के लिए एक वाटर ट्रीटी जो है वो हुई है, साइन होने वाली है। गंगा वाटर ट्रीटी जो है ये आता है फिर से सिलेबस करंट इवेंट में। इंडिया जो उन्होंने गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल करने का सोचा है बांग्लादेश के साथ। गंगा वाटर ट्रीटी पहले ही हुई है। अब गंगा जो नदी है वो इंडिया से बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो गंगा नदी सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो बांग्लादेश में भी है। और आपको ये देखने मिलता है कि
यहाँ पे ये जो ट्रीटी है इसको रिन्यू किया जा रहा है। तो गंगा वाटर ट्रीटी जो है ये क्रूशियल एग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसको कब साइन किया था ये सबसे पहले याद रखना, विच वॉज साइंड ऑन December 12, 1996। 1996 में साइन किया गया था। अभी इसको रिन्यू किया जा रहा है, इस ड्यू फॉर रिन्यूअल इन 2026। 2026 तक चलने वाली थी, अब 2026 में रिन्यू करने का प्लान यहाँ प्रिपेयर किया जा रहा है। क्योंकि इसीलिए अभी से प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि 2026 में अभी जो सरकार है वही रहेगी, तो अभी रिन्यू भी करना है तो उसी सरकार को करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से ये सोचना ज़रूरी हो चुका है कि क्या करना है आगे। ये देखते हैं, ये आप देख रहे हो कि किस तरह से ये गंगा जो है ये बहती है। ये गंगा इतने सारे एरियाज़ को जाके मिलती है और यहाँ से बांग्लादेश की ओर जाती है। ये रिवर गंगा है, ये वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, हर जगह से जाती है गंगा। चलो तो गंगा ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं पहले। ये ट्रीटी अच्छे से सुनिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा, न्यूज़ में रही हुई ट्रीटी है। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जिसको साइन किया गया है 1996 में, वो गंगा रिवर के शेयरिंग को गवर्न करती है। कौन से दो देशों में? तो इंडिया और बांग्लादेश। कितनी किसकी है वो नदी, कितना पानी कौन यूज करेगा उस नदी का, ये बताती है ये ट्रीटी। और ये वाटर जो है फरक्का बैरेज पे ये बताया जाता है। फरक्का बैरेज से जाते हुए ये देखा जाता है, वेस्ट बंगाल में आता है ये, और उसके बाद ये इंडिया और बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। अब इंडिया और बांग्लादेश में कितना पानी कौन शेयर करेगा, इसके लिए ये ट्रीटी है। ये ट्रीटी एक बायलैटरल ट्रीटी है। बाय मीनिंग आया यानी दो देशों के बीच में साइन हुई ट्रीटी। बाय आया यानी दो, और दो देश में एक देश है इंडिया और एक देश है बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन होती है ये ट्रीटी। तो ये ट्रीटी है बायलैटरल ट्रीटी, और ये 30 साल वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट करके देती है, यानी 30 साल यानी 1996 से 2026 तक 30 साल के लिए ये ट्रीटी थी। ये ट्रीटी को 2026 में रिन्यू कर सकते हैं हम। ट्रीटी जो है ये वैलिड है 2026 तक, जैसे मैं बता चुका हूँ, और विद द क्लॉज अलाउइंग रिन्यूअल एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में दोनों म्यूचुअली बैठ के, इंडिया और बांग्लादेश बैठ के इसको रिन्यू कर सकते हैं हर 10 साल में। उसके बाद भी अगर हुआ तो, अभी तो ये बनाई गई है, पता है आपको 30 साल के लिए, बट इसके बाद और 10 साल रिन्यू हो सकती है, फिर दोनों बैठ के और 10 साल रिन्यू कर सकते हैं। ऐसे 10-10 साल तक आप रिन्यू कर सकते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ मिनिमल लेवल ऑफ वाटर फ्लो दैट इंडिया मस्ट शेयर विथ इट्स डाउनस्ट्रीम नेबर बांग्लादेश, है ना। तो वही वहाँ यही है, विथ स्पेसिफिकली आउटलाइंस मिनिमम लेवल ऑफ वाटर फ्लो। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो को शेयर नहीं करता है अपने डाउनस्ट्रीम नेबर बांग्लादेश के साथ। बहुत सारा गंगा का पानी हम ही ले लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ बांग्लादेश को देते हैं। तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन हमको ये नहीं पॉसिबल होता कि हम वहाँ तक ज़्यादा पहुँचा पाए। जनरली जनवरी से मई तक बहुत कम पानी मिलता है बांग्लादेश को गंगा का, इसीलिए ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रीटी मानी गई थी। ट्रीटी ने बांग्लादेश का राइट बताया लोअर लेवल रिपेरियन में, है ना। नीचे का जो पोर्शन है नदी का, जो बाद का पोर्शन है, बाद में एटलीस्ट पहले आप रोक रहे तो बाद के तो रीजन में हमें दीजिए ये नदी, यही यहाँ पे है। पहले बहुत डिस्प्यूट चला है ना, गंगा रिवर के जो भी वाटर रिसोर्सेस है उसको डेवलप करने को लेके, हम यहाँ डैम बनाएंगे, इतना पानी हम रोकेंगे, आपको इतना ही पानी देंगे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चले हैं। बट अब वही है कि भाई हमने थोड़ा सा एक बैरेज बनाया था, फरक्का बैरेज 1974 में, और वही था कि हम फ्लो को उस बैरेज के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे। गंगा जो बह रही है उसके बीच में हमने बैरेज बनाया, फरक्का बैरेज वेस्ट बंगाल में, और उसके थ्रू हम फ्लो को रोक रहे थे। इंडिया में ज़्यादातर रखने की कोशिश की जाती है हमारी 1974 में। आखिर हम गंगा को अपना ही रिवर मानते हैं, हम यही कहते हैं कि हमारे लिए वो नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया से ही आती है, और इंडिया के लिए तो वो एक पवित्र नदी भी कही गई है। गंगा रिवर जो है एंड डाइवर्टिंग वाटर इनटू हुगली रिवर टू मेंटेन नेविगेबिलिटी एट कोलकाता पोर्ट, है ना। हम क्या करते थे, देखो ये जो फरक्का बैरेज है यहाँ, इसको हमने 1974 में बनाया। हम कंट्रोल करते हैं गंगा रिवर को, और जो हुगली रिवर आ रही है, हुगली रिवर ठीक है गंगा को आके मिलेगी, बट हुगली रिवर जो होगी वो डाइवर्ट कर दे रहे हैं ताकि वो भी इंडिया में ज़्यादातर रहे। तो ये भी चीज़ें हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि उसको मेंटेन किया जाए। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है ये आपको जानना होगा थोड़ा सा। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख में है, गौमुख के पास है, और जिस स्टेट में आता है वो स्टेट का नाम उत्तराखंड है। इस नदी जो निकलती इसका नाम होता है भागीरथी। गंगा नाम से नहीं निकलती है। गंगा ओरिजिनेट होती
होती है भागीरथी नाम के नदी से नाम से, और ये निकलती है गौमुख आता है उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद एक देवप्रयाग करके जगह है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी को मिलती है, और जब ये भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो एक नदी बनती है और इस नदी को नाम दिया जाता है गंगा। उसके बाद गंगा नॉर्दर्न प्लेन्स में हरिद्वार से एंटर करती है, हरिद्वार में वो नॉर्दर्न प्लेन्स में जाती है, पहाड़ों को छोड़ देती है, पहले पहाड़ों पे ही रहती है गंगा पहाड़ से ही निकलती है, ग्लेशियर यानी ये बर्फ वाली जगह होती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, पहाड़ से होते हुए बहेगी और बहने के बाद देवप्रयाग ये भी पहाड़ी रीजन में ही आता है, और वहीं पे आके भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी, और अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा जो बनाएगी ये पहाड़ों को छोड़ देगी और प्लेन्स में बहना शुरू करेगी हरिद्वार से वो पहाड़ों को छोड़ देती है, उसके बाद वो प्लेन्स में बहती है। उसके बाद गंगा स्टेट्स को कवर जो करती है वो उत्तराखंड से निकल रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार में आती है, वेस्ट बंगाल में आती है, और वेस्ट बंगाल से वो एंटर करती है बांग्लादेश में। यमुना, सोन, दामोदर ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो राइट से आके गंगा को मिलती है। गंगा को मिलने वाली नदियाँ जो राइट से आती है वो है यमुना, वो है सोन, वो है दामोदर, 3 नदियाँ आती हैं। 3 नदियाँ ये राइट बैंक है, और इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम याद रखना, ये है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी इतनी आके निकलती हैं। ठीक है, अब ये सब आके निकल रही है नदी, जो हुगली है वो बाहर निकलती है, अलग निकलेगी। आप मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा, यानी हुगली आके नहीं मिलती है, मैंने बोल दिया होगा आके, बट ये जो है ये आके मिलने वाली है। ट्रिब्यूटरीज 2 नदियाँ होती है, एक ट्रिब्यूटरी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। नदी की गंगा की ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये है गंगा नदी फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में नियर सागर आइलैंड से वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बट गंगा जो होती है ये नदी बंगाल के बाद, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है सभी को कि गंगा किस नाम से बांग्लादेश में एंटर होती है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये बहुत अच्छा एक हमारा करंट अफेयर था और इसका सोर्स था फाइनेंशियल एक्सप्रेस। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे के करंट अफेयर को देखते हैं। गंगा नदी को आई होप हम अच्छे से मेंटेन करें, अच्छी ट्रीटी साइन करें बांग्लादेश के साथ, और हम अपने हाथ से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें ना निकलने दें गंगा की। हम और बांग्लादेश मिलके काम करें, आखिर दोनों की भी है गंगा, बट इंडिया की ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया की ज़्यादा है। चलो, तो आज के एक और करंट अफेयर की तरफ आते हैं, लेक नाइट्रॉन करके। ये अच्छे से याद रखना, दिस इज अनदर करंट अफेयर, लेक नाइट्रॉन जो होगा इसमें आपको ये नाम अगर नहीं भी सुना है तो ये तांजानिया का एक लेक है, तांजानिया लेक नाइट्रॉन नाम है इसका, इंडियन नाम नहीं है, तांजानिया का है, और सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। कंटेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, हम जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं क्लाइमेट को, ये क्लाइमेट चेंजेस के कारण एक तांजानिया में लेक है, लेक नाइट्रॉन नाम का, ये लेक ख़राब होते जा रहा है, ये लेक पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जो लेक होता है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेक को के ख़राब होने से जो रेगुलर ब्रीडिंग एरिया है ईस्ट अफ्रीका का, जो रेगुलर ब्रीडिंग एरिया यानी जहाँ पे ब्रीडिंग चलती है, जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ देखने मिल रहे हैं, यानी वहाँ पे एक स्पीसी है फ्लेमिंगो नाम का। जो फ्लेमिंगोज यहाँ रहते हैं तांजानिया के लेक नाइट्रॉन में, वो बेचारे फ्लेमिंगोज का जो लेक है वो ख़त्म होते जा रहा है और उनका रहने का ठिकाना नहीं दिख रहा है। अगर देखा गया तो इनका स्टेटस तो नियर थ्रेटेंड है, यानी अब तक ये इनकी पॉपुलेशन काफ़ी सारी है, बट नियर थ्रेटेंड यानी इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन की ओर जा रही है धीरे धीरे। अब तक गई नहीं है बट जा रही है, एंडेंजर्ड हो जाएंगे तो हम कहेंगे इनका डिपेंडेंस एक लोकेशन पे है ज़्यादातर, वो है लेक नाइट्रॉन। तो इनको मेंटेन करना है तो लेक नाइट्रॉन को मेंटेन करना होगा। चलो लेक नाइट्रॉन के बारे में जानते हैं, लेक नाइट्रॉन क्या है क्या नहीं, हर चीज़ को पहचानना होगा, जानना होगा। लेक नाइट्रॉन एक सॉल्ट और अल्कलाइन लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये सॉल्ट वाला लेक है, समुंदर के आसपास समुंदर का पानी मिलने वाला लेक है। लेक नाइट्रॉन इज अ सॉल्ट और अल्कलाइन लेक, और ये कहाँ पे आता है, नॉर्थ में आता है, गोरोंगोरो डिस्ट्रिक्ट करके है, अरूशा रीजन, तांजानिया। ये नाम थोड़े से आपको अलग लग सकते हैं, अफ्रीका के नाम है, केनिया वाले बॉर्डर, केनिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। गोरोंगोरो डिस्ट्रिक्ट, अरूशा रीजन, तांजानिया,
बॉर्डर लगती है केनिया पे। इट इज़ इन द ग्रेगोरी रिफ्ट, जिस रिफ्ट पे है ये, इस रिफ्ट का नाम याद रखना, ग्रेगोरी रिफ्ट। ऐसे रिफ्ट यानी नीचे गया हुआ पोर्शन होता है जहाँ से पानी बहता है। ईस्टर्न ब्रांच है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की, एक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है, उसी का ये एक रीजन है। लेक इज़ विद इन लेक नाट्रॉन बेसिन, इसका पूरा बेसिन बना है, जैसे गंगा रिवर अपना बेसिन बनाती है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती है। बेसिन यानी काफ़ी बड़ी ऐसी जगह होती है, वैसे लेक नाट्रॉन का भी बेसिन है। और ये एक रामसर वेटलैंड साइट है, इसीलिए रामसर साइट्स तो आपको याद रखना ज़रूरी है। रामसर साइट्स पे क्वेश्चन आते हैं, और रामसर साइट में से एक लेक नाट्रॉन बेसिन भी है। चलो यहाँ पे आते हैं। अब ये हम जब यहाँ पे आते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है इस लेक की प्रॉपर्टी। लेक नाट्रॉन के बारे में तो हमने जान लिया, इसकी प्रॉपर्टी जब देखते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि लेक इज़ फेड प्रिंसिपली बाय सदर्न एवासो निगीरो रिवर। ये रिवर है इनकी, एक नाम अलग रहेंगे क्योंकि अफ्रीका के नाम है। ये निकलता है सेंट्रल केनिया से ये रिवर, और ये रिवर ही पानी देती है इस लेक को। इस लेक को पानी कहाँ से मिलता है? इस रिवर से मिलता है। और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स भी है। हॉट स्प्रिंग, थोड़ा सा हॉट स्प्रिंग गर्म है और उसमें मिनरल्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं। ये थोड़ा सा शैलो है, शैलो होने के कारण ज़्यादा डीप में आपको देखने नहीं मिलेगा। ये लेस दैन 3 मीटर डेप्थ है इसकी डेप्थ बहुत कम है, 3 मीटर से भी कम डेप्थ ये देखने मिलता है। वाटर लेवल कम ज़्यादा होता है लेक पे, किसी जगह बहुत ज़्यादा, किसी जगह बहुत कम। मैक्सिमम इसकी लेंथ जो आपको देखने मिल रही है वो है 57 किलोमीटर्स लॉन्ग, 22 किलोमीटर्स वाइड। यानी जो लेक अगर आप बोलोगे तो ये लेंथ यहाँ पे, आप ये लेंथ ले लो तो ये लेंथ आपको 57 देखने मिलेगी, और 22 किलोमीटर इसकी विड्थ देखने मिल सकती है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ये देखने के अलावा आपको यहाँ पर और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ। हाई लेवल ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब इवेपोरेशन होता है तो पानी भाप बन जाता है, पानी वेपर बन जाता है। गर्मी बढ़ने के कारण पानी वेपर बन के सूख के ऊपर चले जाता है, तो उस कारण पानी चले जाता है और नाइट्रॉन बचता है। नाइट्रॉन यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, नाइट्रॉन का मतलब है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये एक हम कहेंगे ये यहाँ पे बच जाता है, जो पानी के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और इसको छोड़ जाता है। उसके अलावा ट्रोना बचता है। ट्रोना जो है ये भी यहाँ पे आप देखोगे सोडियम सिस्क्विक कार्बोनेट डाइहाइड्रेट करके है ना। तो ये भी आपको एक देखने मिलते हैं। ये दो यहाँ पे छूट जाते हैं जब पानी चले जाता है। अल्कैलिनिटी जो है लेक की, वो पीएच उसका 12 से भी ज़्यादा चले जाता है। पीएच यहाँ पे बढ़ने लगता है, पीएच 12 से ज़्यादा चले जाता है और इसीलिए इसकी अल्कैलिनिटी बढ़ती है। बेड रॉक्स इसके आजू बाजू आपको जो देखने मिल रहे हैं, जो भी रॉक्स है इसमें अल्कलाइन बहुत ज़्यादा है। सोडियम डोमिनेटेड हम कहेंगे ट्रैकेट लावाज यहाँ आपको देखने मिलते हैं। तो ये भी है प्लिस्टोसिन पीरियड के वक्त ये थे, तो एक पहले का टाइम था जब आपको ये सब देखने मिलते थे। आज भी वो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत पुराने हैं। लावा जो है हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बोनेट बट वेरी लो कैल्शियम। अब लावा जो होता है, जो अंदर से निकलता है, हम कहेंगे किसी पहाड़ के अंदर से, तो वो जो लावा होता है, वो लावा जैसे वोल्केनोज ये सब में आपको देखने मिलता है, उसमें आपको कार्बोनेट ज़्यादा देखने मिलता है। कैल्शियम काफ़ी कम है, मैग्नीशियम लेवल्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं देखने मिलते हैं। इस कारण जो लेक होता है वहाँ पे कॉस्टिक एल्कलाइन ब्राइन है, यानी ये थोड़ा सा केमिकल्स है जो आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी याद नहीं रहे तो भी चलते, बट ये कुछ चीज़ें याद रखना। नाइट्रॉन यानी क्या? नाइट्रॉन है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ट्रोना यानी क्या? सोडियम सिस्क्वे कार्बोनेट डिहाइड्रेट। ये सब आपको नाम याद रखना, ये दो नाम बहुत ज़रूरी है याद रखना। बाकी ये नीचे के छूट भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत खतरनाक है। आप देख रहे कितने केमिकल है इसमें। इसका पानी पी सकते हैं आप, तो पी लेंगे तो फिर तो ख़त्म है खेल। तो आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ का पानी पीने की कोशिश करना मत ज़्यादा। कभी वहाँ गए भी तो इतने सारी चीज़ें लेके वो लेक बैठा है, क्या क्या नहीं, इतनी अल्कलिनिटी है उसकी। आपको बताता हूँ, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर आर नोन टू कैल्सीफाई द बॉडीज ऑफ एनी लिविंग थिंग दैट डाइड इन द लेक। अगर लेक में कोई मर जाती है लिविंग थिंग, यानी इंसान नहीं, कोई भी फिश विश कोई भी जानवर अगर मर जाता है तो उसकी बॉडी पूरी कैल्सीफाई हो जाती है, कैल्शियम से भर जाती है, टर्निंग देम इनटू स्टोन। और कैल्शियम उसके अंदर आके उसकी बॉडी स्टोन बन जाती है। आप कोई स्टोन हाथ में लेके पकड़े हो, लेके हो इस लेक में से, और आपको पता चल रहा है ये कोई डेड बॉडी है, आपको दिख स्टोन रहा है, क्योंकि वो डेड बॉडी को भी स्टोन बना देती है। इतना इसके पानी में कैल्शियम आपको दिख, कैल्सीफाई करने की इसमें इतना है, डिकम्पोज होने के पहले स्टोन बन जाता है। कलर जो है लेक का, वो जो भी आपको देखने मिलेगा वो इसीलिए क्योंकि हाई इवेपोरेशन होता है और नीचे कुछ चीज़ें बच जाती है। जैसे मैंने आपको बताया
ट्रोना के अलावा जो लेक का खुद नाम है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बच जाती है। लेक का क्या नाम है आपको बताने की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद दिमाग में उसको याद कर लीजिएगा। ट्रोना मैंने बता दिया, और वो कुछ नाम भी है उनके अलग से केमिकल। एज वाटर इवापोरेट्स, ड्राई सीजन आता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, पानी कम हो जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसमें आने लगते हैं, जिनको नमक बहुत पसंद है, मेरे जैसे लोग। मैं भी बहुत ज़्यादा नमक खाता हूँ, मैं भी, मुझे चांस मिला तो मैं भी उसके अंदर चले जाऊँ। तो ज़्यादा नमक खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, अब क्या हो गया, पानी में नमक था, पानी इवेपोरेट हो गया, नमक तो इवेपोरेट होगा नहीं, नमक नीचे ही रहेगा, नमक की मात्रा बढ़ गई, जिनको नमक पसंद था वो उसमें आ गए, वो ऑर्गेनिजम्स उसमें बढ़ने लगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेलोफाइल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जिसमें आते हैं साइनोबैक्टीरियाज, जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके, जैसे प्लांट्स करते। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, उनको इसके लिए ज़रूरत होती है सनलाइट की और कार्बन डाइऑक्साइड की, इससे वो बनाते हैं अपना खाना। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऐसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से साइनोबैक्टीरिया भी अपना खाना बनाते हैं। रेड एक्सेसरी फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट भी यहाँ पे आपको देखने मिलता है इस साइनोबैक्टीरिया में, ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये रेड आपको देखने मिलते हैं ओपन वाटर में ऑफ द लेक। एंड ऑरेंज कलर्स भी आपको देखने मिलता है पानी के अंदर, क्योंकि ये लोग है, जैसे ग्रीन आपको प्लांट्स के अंदर देखने मिलता है कलर, वैसे इनका रेड कलर आता है इस पिगमेंट के कारण, रेड एक्सेसरी फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट के कारण। अल्काली जो होती है, आखिरी चीज़, आखिरी पॉइंट सुनिएगा, अल्काली सॉल्ट क्रस्ट जो है ऑन द सरफेस ऑफ द लेक इज ऑल्सो ऑफन कलर्ड रेड और पिंक, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट लविंग आ गए, सॉल्ट लविंग जहाँ आ गए उनका कलर ही रेड है, तो उनका रेड होने के कारण वो रेड वाला कलर पानी को भी मिल जाता है, तो पानी भी रेड कलर का दिखने लगता है जब भी इवेपोरेशन होता है। रीज़न ये है कि पानी लाल नहीं हुआ, उसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनको नमक पसंद था और वो लाल थे। तो ये एक बहुत अच्छा करंट अफेयर था। और जो लेक का नाम है वो है नेट्रॉन लेक, है ना। और जो दो चीज़ें मैंने बताई अच्छे से याद रखना, ये नेट्रॉन और दूसरा ट्रोना, ये दो याद रखना। ये वाला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सेस्क्विक कार्बोनेट डिहाइड्रेट, ये दो नाम याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके एमसीक्यूज पूरे। देखो आपने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि एमसीक्यूज इसी पे अभी आप सॉल्व करने वाले हो। पहला था लेक आखिरी वाला आपने लेक नेट्रॉन पढ़ा, उसके पहले आप गंगा वाटर ट्रीटी पढ़ लिए, उसके पहले आपने ये वाला एडेन पढ़ा था, गल्फ ऑफ एडेन, उसके पहले आपने जियो हेरिटेज साइट्स पढ़े, उसके पहले आपने संत कबीर के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं इसमें जो एमसीक्यूज़ है वो आप कितने सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितने लोगों के करेक्ट आ रहे हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के जो करेक्ट आंसर है वो देने के से पहले आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान से इसको देखना है। आपके आंसर एकदम करेक्ट निकलने चाहिए, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा उसी में से एमसीक्यूज़ है। पहला एमसीक्यू है विथ रेफरेंस टू गल्फ एडेन। गल्फ एडेन को लेके एमसीक्यू पूछा जा रहा है। द गल्फ एडेन इज एन एक्सटेंशन ऑफ पैसिफिक ओशन। सेकेंड, इट कनेक्ट्स द रेड सी टू द अरेबियन सी, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट? फर्स्ट इज वन ओनली, सेकेंड इज टू ओनली, थर्ड इज सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नाइदर वन नॉर टू। उसके बाद आते हैं विथ रेफरेंस टू द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, है ना। दूसरा, पहले का ऑप्शन आपने लिख लिया होगा, पहले का लिख लिया, दूसरे का सही ऑप्शन लिखना है, ठीक है। बाद में आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे अपने आंसर जो जो आपने लिखे वो पूरे लिखना है। सबसे पहले जब आप आते हो तो विथ रेफरेंस टू गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट गवर्न्स द शेयरिंग ऑफ गंगा रिवर waters at Farakka barrage in West Bengal between India and Bangladesh. Second, it specifically outlines the minimum level of water flow that India must share with its downstream neighbor Bangladesh during dry season. Third, the treaty is valid until the end of 2026 with a clause allowing renewal every 10 years by mutual consent. How many of these statements given above are correct? One only, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. ये आपके पास चार ऑप्शन देखने मिलते हैं। आज के करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर नोन टू कैल्सिफाई द बॉडीज ऑफ एनी लिविंग थिंग that died in lake, turning them to stone before they decompose. Which water body is the sentence referring to?
ये है पहला ऑप्शन लेक नाट्रॉन, सेकंड लेक बाइकल, थर्ड इज लेक तंगाइका एंड फोर्थ इज लेक ह्यूरॉन। अब यहाँ पे आपको ये आंसर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी पढ़ा। जिसने नहीं पढ़ा, अगर आप ये करंट अफेयर नहीं पढ़े रहते तो ये क्वेश्चन कितना टफ था सोचिए। इसीलिए करंट अफेयर पढ़े बिना जब हम यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं या किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो वो टफ लगने लगता है क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा तो ये इतना ईजी लग रहा है क्वेश्चन कि हमको लग रहा है ये इतना ईजी क्वेश्चन इन्होंने पूछा कैसे, तो ऐसा लगने लगता है। तो पढ़ाई की तो सब इजी, पढ़ाई नहीं की तो सब कुछ डिफिकल्ट। यही एक एग्ज़ाम का एक फंडा है जो आपको याद रखना है। अच्छे से पढ़ो और हर एग्ज़ाम को परफेक्ट बनाओ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिए। कल हम फिर से करंट अफेयर्स में मिलेंगे। सो आप लोग अगर करंट अफेयर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक पे जाकर आपको वहाँ डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। कल हम मिलेंगे करंट अफेयर्स में फिर से। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।